वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे बल के बारे में, संवेग के बारे में और आवेग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने घर्षण पढ़ा था, घर्षण के बाद हमने देखा था बल, शक्ति और कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बल, संवेग और आवेग के बारे में। बल वैसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फोर्स किसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, मात्रक वगैरह देखेंगे और बस उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्जाम में पूछा जाता है। आपके वनडे एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम आपके से क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप आरओ प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले हैं या फिर आप एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बल क्या कहलाता है? बल यानी कि फोर्स एक बाहरी कारक होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु पर आप फोर्स लगाएंगे तो बाहर से ही तो लगाएंगे। तो जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर दे या फिर परिवर्तित करने का प्रयास करे तो उसको बल कहा जाता है। बल यानी कि बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को F से प्रेजेंट करते हैं और त्वरण को A से, तो बल इज इक्वल टू F बराबर ma हो जाता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। मुख्य तौर पर इसका ऐसा ही मात्रक ही एग्जाम में पूछा गया है कि बल का मात्रक कौन सा है निम्नलिखित में से, तो न्यूटन याद रखिए। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। इसके बाद अभी केंद्रीय बल दिया गया है। किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की जो ओर एक बल लगता है, मतलब वृत्त से केंद्र की, ये वृत्त का केंद्र हो गया, अंदर की ओर जो बल लगेगा उस बल को अभी केंद्रीय बल कहा जाता है। और इसका मात्रक, इसको आप किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, इसका सूत्र याद कर लीजिए, F बराबर mv²/r। m यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा, v वेग हो जाएगा और r यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी। जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है, v पिंड का वेग है और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है। ठीक है। इसके उदाहरण जैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न बनता है, तो इसको याद करें। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण के ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंक दिया जाता है। यही कारण है कि इनके पहियों पर मड गार्ड बनाए जाते हैं, नहीं तो वो ऊपर की ओर ऐसे कीचड़ फेंकेगा। तो ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर और प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों और सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यह प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। अगला है, जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी के अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, अर्थात डोरी पर निरंतर अंदर की एक बल लगाना पड़ता है। यह बल डोरी में उत्पन्न तनाव है जो पत्थर के टुकड़े को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो इस एक प्रकार से याद कर लीजिए कि ये भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसके बाद एक बल होता है अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल आपने भी पढ़ा, जो बाहर से अंदर की ओर लग रहा है किसी वृत्ताकार मार्ग में। अपकेंद्रीय बल भी वृत्ताकार मार्ग में लगता है, लेकिन ये अंदर से बाहर की तरफ लगता है। इसके भी उदाहरण एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि देखो, पहले तो इसकी परिभाषा दी गई है कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक छद्म बल होता है। अपकेंद्रीय बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। उदाहरण देखिए, चक्रीय झूले में बैठे व्यक्ति का चक्र की त्रिज्या की अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना। जैसे आपने कभी झूला झूला होगा तो ऐसे 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 झूला झूलता है, तो जो यहाँ पर ये फलकियाँ होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाहर की ओर चले जाएंगे, बाहर की ओर फिक जाएंगे। अब केंद्रीय बल इसकी सहायता से हल्के और भारी कणों को अलग किया जाता है। इसके निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन होती है, क्रीम निकालने वाली जो मशीन है, अपकेंद्रीय शोषक और अपकेंद्रीय पंप, ये सारे अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। ये इसमें से ये जो मशीन वाला है, कपड़ा सुखाने की मशीन, इसका एग्जाम्पल ये पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद संवेग, मोमेंटम क्या कहलाता है? मोमेंटम से प्रश्न बहुत बनते हैं। किसी पिंड के संवेग को उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो संवेग को P से प्रेजेंट करते हैं, P बराबर mv हो जाता है, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। स्पष्ट रूप से संवेग एक सदिश राशि है। दैनिक जीवन में निम्नलिखित अनुभव
में पिंडों की गतियों पर बलों के प्रभाव पर विचार करते समय हमें संवेग के महत्व का पता चलता है। तो संवेग की दिशा वेग की दिशा में ही होती है, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होगा। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ये पूछा गया है। संवेग का ऐसा ही मात्रक एग्जाम में पूछा गया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होता है। इसके बाद अगला दिया गया है, समान समय के लिए लगाया गया बल, समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। यह गति के द्वितीय नियम के प्रमाणिक मार्गदर्शन सिद्धांत है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी दिशा में भी होती है, और जिस दिशा में बल कार्य करता है तो उसी की दिशा में संवेग के परिवर्तन की दर रहेगी। मान लीजिए एक कम भार का वाहन है, जैसे कि छोटी सी कार है, और एक अधिक भार का वाहन है, जैसे बहुत सारे सामान से लदा हुआ ट्रक हो गया। ठीक है, दोनों ही किसी क्षैतिज सड़क पर खड़े हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं समान समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से गति कराने में कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि हल्का पिंड तथा एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान है तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिमाण के विरोधी बल की आवश्यकता होती है। यदि दो पत्थर, एक हल्का और दूसरा भारी, एक ही भवन के शिखर से गिराए जाएं तो धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होगा। इस प्रकार किसी पिंड के संहति एक महत्वपूर्ण प्राचल है जो गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करती है। तो कुल मिलाकर आपको इन दोनों एग्जाम्पल से ये बताया गया है कि जो संवेग है, संवेग क्या करेगा, संवेग करता है जो गति करते हुए कोई पिंड होते हैं तो उन पर जो गति पर जो बल है उसके प्रभाव को निर्धारण करता है। ये आपको इन दोनों एग्जाम्पल से हल्के और भारी से समझाया गया है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में जैसे संवेग परिवर्तन की दर वाला ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनको याद रखें और P बराबर m भी जरूर याद रखें। संवेग का परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है और संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। यह गति के न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का ही अनुरूप है। तो F बराबर ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी है। न्यूटन की गति के आपको जब पढ़ाए थे गति के नियम तो बताया था कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा भी मिल जाती है। ठीक है ना, तो वहाँ से ही ये डेरिवेशन आता है बराबर ma। इसके बाद संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है और इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का एक रूप। संवेग संरक्षण के नियम पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रॉकेट है ये इस पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी क्या कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन इसको बनाया या फिर नष्ट नहीं किया जाता। कोई भी एनर्जी है तो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ना तो ऊर्जा को बनाया जाता है ना ही इसको नष्ट किया जाता है। और किसी भी पिंड या फिर प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। साथ ही जब किसी भी रूप में ऊर्जा गायब होती है तो उतनी ही मात्रा में ऊर्जा दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिए कि ऊर्जा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसके बाद कॉलिजन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। संघट्ट जिसको कहा जाता है, ये क्या है, तो दो या दो से अधिक कणों के आपस में टक्कर से अन्योन्य क्रिया जिसमें उनके मध्य एक शक्तिशाली बल अल्प समय के लिए कार्य करता है उसको संघट्ट कहते हैं। तो जब आपस में दो कणों की टक्कर हो जाती है उस समय बिल्कुल थोड़े से समय के लिए जो बल काम करेगा उसको संघट्ट या फिर कॉलिजन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ परिभाषाओं को देखा। इसके आगे की वीडियो में आगे की परिभाषाओं को हम समझेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी, उस डिटेल को आप फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर आपको हमारी PDF मिल जाएंगी, तो उसको जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।